वो एक दुबली पुतली सी लड़की थी, फीका फीका सा रंग, मामूली नकूश, लेकिन इसके चेहरे पर उसकी नाक और आंखें बहुत ही नुमायां थीं। इसे देखकर कभी भी किसी के जज्बात में जलानी नहीं आ सकती थी, बल्कि उभरते हुए मज़बात भी बड़े इत्मीनान से गहरी नींद सो सकते हैं। मीना कभी कभी माहिरा के बारे में अपनी राय का ऐलान करती और दूसरी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ती, और बीना की ये बात बड़ी हद तक सही मालूम होती थी। ये ठीक ही था कि माहिरा पर पहली नजर डाली कर किसी के सोए हुए जज्बात जाग सकते थे, बल्कि इसकी खुमार आलूद आंखों को देखकर उसकी पलकों के घने साए में बेसाख्ता सो जाने को जी चाहता था। इसने अपने तौर तरीक, नशिस्त और बर्खास्त के लिहाज से होटल की सारी लड़कियों के दरमियान एक इनफरादी हैसियत हासिल कर ली थी। इसका हर काम दूसरी तमाम लड़कियों से एकदम अलग होता था। अगर दूसरी लड़कियां मगरिब पर दीवानावार शैदा थीं, तो वो मशरिक पर जान देती थी। अगर वो दाहिनी तरफ चलना पसंद करती, तो ये अपने रास्ते का तयन बाईं तरफ करती। इसके हर काम में शऊर को दखल था। वो कोई भी काम खामखा नहीं करती थी। आम लड़कियों की तरह जिंदगी इसके लिए तफरीह तब का एक जरिया नहीं थी। इसने अपनी जिंदगी का एक लाइहा अमल मुरतब किया था। इसने दूसरी लड़कियों की तरह सतही किस्म के इश्क नहीं किए थे, जैसा कि इस होटल की पेशतर लड़कियों का दस्तूर था। इसे फर्जी इश्क या किस्सों से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और सिर्फ यही नहीं, वो हत्ता अल इम्कान अपनी इनफरादियत को कायम रखने की कोशिश करती थी। इसके सोने पड़ने और खाने तक का तरीका निराला था। सुबह सवेरे होटल में जिंदगी जाग उठती थी। हर तरफ और हर कमरे में जिंदगी अपनी तमाम तगनाइयों समेत जलवागिर नजर आती थी। बंद कमरों के दरवाजों और रोशनदानों से सुबह अपनी आमद का ऐलान करती होती तो माहिरा के कमरे में एक गहरा सुकूत छाया रहता। कमरे के दरवाजे पर अमूमन होटल का सियाह कुत्ता डुबो अपने जेबी बालों में मुंह छुपाए सोया रहता था, और माहिरा कमरे के अंदर बहुत इत्मीनान से अपने साफ शफाफ बिस्तर पर खादी की सफेद चादर में मुंह लेटे खर्राटे ले रही होती। जब तक माहिरा सुई रहती, होटल की मामा उसके कमरे के कई चक्कर लगा जाती, और बिलाखिर बड़े इत्मीनान से होटल के दस्तूर के खिलाफ इसका नाश्ता उसकी अलमारी में रख जाती। और यही वजह थी कि दूसरी हमजमात लड़कियां इससे जलती थीं कि इसमें कौन सा ऐसा लाल लिखा है कि मामाएं तक इसके इशारे पर नाचती हैं। और कभी कभी मामाओं से उनकी लड़ाई हो जाती। वो सुपरिंटेंडेंट से शिकायत करने की धमकी देती, जिन्हें वो मुस्कुरा कर पसपुश्त डाल देती, क्योंकि वो लड़कियां ऐसा चाहने के बावजूद नहीं कर सकती। राक्षस की तरह उनकी चट्टानें भी उनके कब्जा में थीं। उन्हें नाराज करने में उनका अपना घाटा था। होटल के कवानीन बड़े सख्त थे, जहां खतूत तक पोस्ट करने से पहले सुपरिंटेंडेंट की नजर से गुजरते थे, और हर आने वाले खत का लिफाफा उन्हें खुला हुआ मिलता था। ऐसी हालत में ये मामाएं थीं, जिनकी बदौलत उनका रिश्ता बाहर की दुनिया से दो चार आने सिर्फ करके प्यारे प्यारे दिल को मुँह लेने वाले खतूत हासिल कर लेना कुछ ज्यादा महंगा नहीं पड़ता था। और जब से आफिया होटल से गायब हुई थी, बेचारी पेंटेंडेंट काफी घबराई घबराई ही रहने लगी थी। 50 बरस की उम्र हो चुकी थी बेचारी की, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी मर्द को पलट कर नहीं देखा था। और अब कैसा जमाना आने लगा था कि लड़कियां घर तो घर होटलों से भी इस तरह गायब हो जाती कि उनकी हुआ तक ना लगने पाए। आफिया के वाकया के बाद से उन्हें किसी का एतबार नहीं रहा था। हर शाम को लड़कियों की हाजिरियां लगती थी। अगर बदकिस्मती से कोई हाथ रूम में हो तो इस पर सुपरिंटेंडेंट की डांट फुनकार वाजिब हो जाती थी। लेकिन माहिरा वो उन सारी चीजों से बेनियाज थी। बहुत इत्मीनान से अपने मामूल के मुताबिक 9 साढ़े 9 बजे अपने लंबे बाल बखेरे मिली वली सफेद साड़ी में लिपटी हुई अपनी चप्पल घुसेटी हुई बाथरूम की तरफ जाती दिखाई देती। इसके कमरे से निकलते ही जसौदा की मां, जो शायद इसके बाहर आने के इंतजार में दरवाजे से पीठ लगाए बैठी रहती थी, अपना लामुबा झाड़ू संभाल कर उसके कमरे में ठस जाती। एक एक चीज को संभाल कर कोने कोने से गिर्द के जरा तक झाड़ देती, और कमरा झाड़ते झाड़ते इसकी नजर कमरे में रखी चीजों का जायजा लेती रहती थी। महीने 2 महीने पर एक आध बलोस कोई पुरानी साड़ी और कोई टूटी उखड़ी चप्पल मांग लेना उसके दस्तूर में दाखिल था। बारहा ऐसा होता कि जसौदा की मां झाड़ू देते देते एक टुक कपड़े की अलगिनी को देखने लगती। हर बार बाउडर वाली साड़ी इसकी नजर में खूब कर रह जाती, और एक दिन ऐसे ही इसकी नजरें साड़ी पर जैसे जिम कर रह गई थी, तो माहिरा चप्पल सरसरती लंबे बालों की पेशा लटों को तौलिए से झनकुत्ती हुई दाखिल हुई तो वो चौंक पड़ी, जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। माहिरा के फीके चेहरे पर मुस्कुराहट बखर गई। क्या देख रही थी जसौदा की मां? कुछ न बेटी, यही साड़ी केत रहे। तुम्हें पसंद है क्या? वो मुस्कुराती रही। बेटा की बात पसंद हुए से का हुई।
अरे अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन नहीं रहने दो, मैं ऐसी ही दूसरी नई ला दूंगी। ये तो पुरानी है ना बेटा, हमको यही दे दीजिए, हमको यही बहुत पसंद है। जसौदा की मां नई के चक्कर में पड़कर आती हुई चीज छोड़ने की कायल नहीं थी। देखो एक दो जगह से फटी हुई है, क्या फायदा ऐसी चीज लेने का। माहिरा ने हंसते हुए साड़ी हवाले कर दी, हुई जसौदा यही ली है। अच्छा बेटा जात हैं, भगवान पास हो जाओ। अच्छा दूल्हा ले। बूढ़ी जसौदा की मां भर भर झोली दुआएं शुमार करती हुई कमरे से बाहर चली गई। माहिरा के चेहरे पर साए रेंगने लगे। दूल्हा मिले। अरे अब क्या होगा यहाँ, तो वो थी से कराती हुई अलमारी की तरफ बढ़े। सूखे जले रस, बिस्कुट और तेल के पकौड़े देखकर उसकी तबीयत मुकद्दर हुई। अल्लाह मियाँ, क्या जरूरत है इतने थर्ड रेट नाश्ते की, बिला से तुम रुपए के बजाय 50 ले ले, लेकिन खाना तो ढंग का नसीब हो। थर्मस से गर्म पानी उंडेलकर हार्स बनाते हुए इसने सोचा, और उसके इस मुतालबा पर एक दिन में सेक्रेटरी बिगड़ गए। आपके लिए 50 रुपए की रकम बहुत ही मामूली सी बात है, क्योंकि आपके करम की नवाजिश जसौदा की मां से लेकर मेट्रन तक पर होती रहती है। वो लड़कियां कहाँ से लाएंगी जिनके वालिदैन की मजमूई आमदनी ही 150-200 से ज्यादा नहीं। और माहिरा सटपटाकर खामोशी से अपने कमरे में चली आए। इसे इस लड़की का लब लहजा जरा भी पसंद नहीं आया था, लेकिन दूसरी लड़कियां तमाम दिन कहती रही थी। उन्हें सख्त एतराज था कि सुपरिंटेंडेंट ने उसे सिंगल सीट रूम दे रखा था, जबकि फाइनल ईयर की लड़कियां भी डबल सीट रूम में पड़ी हुई थी। आखिर कौन की खुसूसियत इसमें है जो रजिया आपा जैसी सख्त गिर आदमी भी इसके आगे झकसी गई है। और रजिया आपा, उनका ख्याल था कि माहिरा उन गिनी चुनी लड़कियों में है जिन्हें जमाने के नशेब व फराज को अच्छी तरह समझने और इसमें आजादाना तौर पर रहने का ढंग आता है। उन्हें पहली ही नजर में दुबली पुतली सी लड़की भा गई, और फिर मुर्शिद साहिब की सिफारिश पर उन्होंने इसे सिंगल सीट रूम दे रखा था। शुरू में उन्होंने देखा कि रोजाना आने वाले 50 खुतूत में एक भी माहिरा के नाम का नहीं होता है, सिवाय इसके कि हर महीने की पहली तारीख को माहिरा के नाम 100-125 रुपए का एक मनी ऑर्डर आ जाता था, जिस पर लिखा होता, अजीज माहिरा, इस माह का खर्च जा रहा है, रसीद से आगाह करोगी। उम्मीद है तुम बखैर होंगी। खैर अंदेश तुम्हारा अहमद इब्राहिम। एक ही मजमून, एक ही अंदाज। रजिया आपा को यह भी नहीं मालूम था कि अहमद इब्राहिम कौन है, और ना कभी उन्होंने जानने की कोशिश की थी। इनके लिए बस यही काफी था कि वो मुर्शिद साहिब की भेजी थी। वही इसके लोकल गार्जियन थे, और मुलाकातियों की लिस्ट में भी सिवाय मरकुन साहिब के और कोई दूसरा नाम ही नहीं था। मुर्शिद साहिब किया थे ये तो किसी लड़की को पता नहीं था, लेकिन उनकी से एक ये भी थी, वो किसी वक्त कहीं भी मुर्शिद साहिब की दरख्वास्त पर जा सकती थी। कॉलेज की मुसीबत यकीनन अहम थी। इनकी बदौलत माहिरा को बहुत सारी मुराद हासिल थी। मुराद में पोस्टल में यह बहुत बड़ी बात थी, और लड़कियां अपनी तमाम तर मुखासमत के बावजूद माहिरा से दोस्ती रखती थी, क्योंकि वो भी कभार सुपरिंटेंडेंट की इजाजत से सिनेमा वगैरह दिखा लाती थी, लेकिन ये बातें उसकी सीनियर लड़कियों को खुलती थी, और वो अपना वकार कायम रखने के लिए अपने आप को इससे भी ज्यादा बेनियाज साबित करने की कोशिश करती थी। लेकिन इससे जूनियर लड़कियां रफ्ता रफ्ता कुछ इस अंदाज में तकलीद करने लगे कि उन्हें महसूस भी नहीं हुआ, और वो इसके नक्श कदम पर चलने लगे। सफेद साड़ी वैसे भी बहुत पहनी जाती थी, लेकिन माहिरा की चाहने वाली लड़कियों ने रंगीन साड़ियां छठी में पहनने के लिए बक्स में सेंध डाले। सर पर आंचल डालकर चलता फैशन हो गया। जहां देखो माहिरा, जिसे देखो बस माहिरा। सारे होटल की फिजा पर माहिरा छा कर रह गई थी। रजिया आपा अपनी जगह बहुत खुश थी। लड़कियां अब से अब सुधर गई थी। उनकी ख्वाहिश होती माहिरा को अपने कलेजे में रख ले। उनका दिल भी माहिरा की घनी पलकों के साए में सो जाने को लूट-पोट हुआ जा रहा था। उन्हें माहिरा के आराम का बड़ा ख्याल था। उन्होंने सोचा माहिरा ऊपर चढ़ते अजने थक जाती होगी। नाजुक सी तो है ही, क्यों ना अपने साथ वाला रूम दे दे और कमरूम को ऊपर माहिरा का कमरा दे दे। ऐसी नकचढ़ी लड़की कम बख्त उसकी निगरानी करते करते बेचारी का नाक में दम आ गया था। कमरूम पहले ऊपर ही रहती थी, लेकिन जब मेडिकल होटल से फिरू में बंद बंद कर खुतूत आने लगे तो मजबूरना उन्होंने उसे रानो का कमरा दे दिया जो उनकी बगल में था। लेकिन माहिरा ने नीचे कमरे में जाने से इनकार कर दिया। इसे सुपरिंटेंडेंट की बेजा शफकतें कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। आखिर और भी तो लड़कियां थी होटल में जो सही मानों में उनकी शफकत की मोहताज थी। उनके साथ उनकी मोहब्बत तो मुंह देखे की थी।
जो इसके ख्याल में मुर्शिद साहिब की शख्सियत की पैदावार थी। अब ये और बात है कि लड़कियों का ख्याल कुछ और ही था। उनका कहना था कि रज़िया आपा का कलेजा तो इतना मोटा है कि उनके दिल में किसी की मुरव्वत जगह नहीं ले सकती है, तो माहिरा अपनी शख्सियत, इसकी सादगी और उसकी नज़ाकत है जो सुपरिंटेंडेंट को मुतासिर करने के लिए काफ़ी है। बहरहाल चाहे रज़िया आपा की इनायतें किसी वजह से हों, लेकिन वो उनकी ममनून थी कि अपने तौर पर सारे काम करने के लिए आज़ाद थी। वक्त पर कॉलेज न जाने से इस पर डांट ना पड़ती। रात के 2 बजे तक वो कमरे में बिजली जलाए। खैर किस बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह में सिरकेपात होती तो दूसरी लड़कियों की तरह मेट्रन इसके कमरे की रोशनी ऑफ नहीं कर सकती, और अगर वो तमाम दिन सोती रहती तो कोई इसे जबरदस्ती जगाने नहीं आता था। होटल की यही आज़ादियां थीं जो दूसरी लड़कियों के लिए नेमत गैर मुतरकबा की हैसियत रखती थी, और इसीलिए बाज़ लड़कियों में रकाबत का जज्बा पैदा हो गया था। वो इसकी बुराइयों का पता लगाने के लिए कोशां रहती थी, लेकिन वो इतनी बेनियाज थी कि किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता था। वो रफ्ता रफ्ता इन लोगों में घुल मिल रही थी। इसके ताल्लुकात इन लोगों से उस्तवार होने लगे थे। बाज़ औकात दो उनसे वो लच्छेदार गुफ्तगू करती कि पुरानी सी पुरानी दोस्ती उनके आगे गिर्द नजर आती, और बाज़ औकात उन्हें छेड़ती भी। अगर किसी बात पर सुपरिंटेंडेंट से किसी लड़की की तोमे में हो जाती तो माहिरा सुपरिंटेंडेंट की सारी मेहरबानियां भूलकर उनके खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बना लेती। इसलिए कभी कभी सुपरिंटेंडेंट इससे चढ़ सी जाती, उन्हें अपने आप पर गुस्सा आने लगता। खामखा वो इस लड़की से इतनी मुतासिर हैं, जबकि इससे कहीं खूबसूरत लड़कियां उसके होटल में मौजूद थीं। मगर बेचारी किया करती पता नहीं माहिरा की वो कौन सी अदा थी जो उनके दिल को लग गई थी, और वो इसके हर नाजो अंदाज बर्दाश्त करने को तैयार थी। मगर माहिर थी कि सा मौका मिलने पर भी सारी एहसान मंदी को पसपुश्त डालकर लड़कियों के लिए सीना सपर हो जाती, और इस दिन जब रानो आपा को होटल से हिट जाने का परवाना मिला तो माहिरा चकरा गई। रानो आपा की शख्सियत होटल में बड़ी परकशिश थी, और वो वाहिद लड़की थी जिसके खिलाफ आज सीमित कोई शिकायत सुनने में नहीं आई थी। वो शशदुरी बीना का मुंह देखती रही जिसने ये खबर सुनाई थी। झूठ बन ये झूठ कटोरा नो आपा बरान ने आमीन गए जगह शारे नौ दिया जल गई, और रानो आपा उनका चेहरा एकदम जर्द हो गया था जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने खली भाई को, जो बैक वक्त उनका मंगेतर और भाई दोनों ही था, एक खत लिखा था जो सौदा की हमाकत की वजह से कमरून को मिल गया, और कमरून ने, जिसकी रानो आपा से पुरानी मुखासमत थी, जाकर सुपरिंटेंडेंट के हवाले कर दिया। वो शायद इतनी खफा भी ना हुई, लेकिन उनके पास इस वक्त हामिदा आपा बैठी हुई थी। हामिदा आपा रज़िया आपा की बड़ी गहरी दोस्त थी, और जब कभी तरन में आती तो रज़िया आपा को शादी कर लेने को कही, और रज़िया आपा जिन्स कर रह जाती। अब इस बुढ़ापे में दिमाग तो खराब नहीं हुआ है मेरा? अरे इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है, नारियल की इसमें शादी लाजमी है। तुम्हारा दिमाग अलबत्ता खराब था कि सारी जिंदगी ऐसे ही काट डाले। अब भी वक्त है, बोलो करती हो। पर हामिदा आपा ने बात अधूरी छोड़ दी। कमरून दरवाजे पर खड़ी अंदर आने की इजाजत तलब कर रही थी। हामिदा आपा को कमरून की बेजामिद हालत कतई अच्छी नहीं लगी, लेकिन रज़िया आया ने मुस्कुरा कर टाल दिया। लेकिन इसका दिया हुआ खत एक हंगामा खेज तूफान से कम साबित नहीं हुआ। इतनी सारी लड़कियों के दरमियान रानो आपा को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उन्हें अलिफ निगाह कर दिया हो। मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है माहिरा, सिवाय इसके जुमा को आओ तो हम सिनेमा चलेंगे। आखिर मुलाकातियों की लिस्ट में उनका नाम भी तो है। वो मेरा महबूब है तो क्या हुआ, लोग ये क्यों नहीं कहनी कि वो मेरा करीबी अजीजदार भी है। तुम नहीं जानती, इस बड़ी को मैं खूब समझती हूँ। ये मुझे से ऐसे ही जली रहती है। मैं भी कोई कमरून हूँ कि रानो आपा सकियां लेने लगे, जो नैयर लड़कियों के सामने कैसी जिल्लत होती है। उन्होंने तो अपनी हमजमात लड़कियों को भी कुछ नहीं बताया था। उन्होंने तो बहुत ही खामोशी से एक दूसरे को चाहा था। अल्लाह, उनकी क्या शामत आई थी कि ये हमाकत कर बैठे। रानो आपा की आंखें उबलने लगे। रानो आपा, क्या हुआ भाई, अपने कौन सी ऐसी गैर फितरी बात की है जो इतनी परेशान है? नॉर्मल केस में यही सब कुछ होता है। माहिरा ने रानो आपा के आंसू पूंछ दिए। उन्होंने हैरत से माहिरा को देखा, जो बड़ी ही निराली मशहूर थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसकी रगों में गर्म गर्म खून की बजाय पिघली हुई बर्फ रवा है, जिसकी डोलती हुई आंखों में कभी किसी का प्यार पना नहीं ले सकता।
अब ये उन्हें कौन बताता कि माहिरा की डोलती हुई आंखों ने अपने प्यार का सारा रस ऐसे शख्स पर निछावर कर दिया है जिसे सिवाय इसके और कोई नहीं समझ सका था। इसने बड़ी तेजी से सफेद होते हुए बालों, बिल पड़ी पेशानी और जली हुई उंगलियों का सारा दुख अपनी आंखों में समेटकर अपना बेपनाह प्यार उसे सौंप दिया था, जिसका नाम अहमद इब्राहिम था, जिसकी शख्सियत होटल में परअसरार थी। और अगर रजिया आपा को पता चल जाता कि वो अहमद इब्राहिम की। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं रानो आपा? माहिरा ने उनकी हैरत भांचती हुए डरा उलझ कर पूछा। उनकी निगाहें उसके दिल के नेहा खानों तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुपरिंटेंडेंट से कहूंगी वो आपको होटल से डिस्चार्ज नहीं कर सकती, मैं मुर्शिद भाई से कहूंगी, और तुम है तो अहमद तुम नहीं बीबी में चली जाऊंगी। तुम उन्हें नहीं जानती, ये इसमत के लिहाफ की हेरोइनें हैं और कमरूनन हेरोइनों की कनीज ये मुझसे बहुत दिनों से खफा हैं क्योंकि मैंने उनके लिहाफ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। मैं कभी नहीं रानो आपा। अब माहिरा के हैरान होने की बारी थी। समझने की कोशिश करो मेरी जान, रानो आपा मुस्कुराए। अरे बीबी तुम जिससे चाहो पूछ लो, तुम तो अभी नई नई आई हो, तुम किया जानो। और काजल ने रानो आपा का बिस्तर बांधते हुए कहा और दूसरी लड़कियां मुस्कुराने लगी। कर लेती, ये शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमसे भी तो कोई कह सकता है तुम शादी क्यों नहीं हुआ, अभी मेरी उम्र ही किया है और फिर मेरी शादी तो होगी। तुम शादीशुदा हो? कई लड़कियों ने हैरत से देखा। उमूर किया अहमद हमारे कजिन हैं, क्योंकि हॉस्टल में शादीशुदा आओ। अरे वालो भट्टी राव, अब भी माहिरा को भी रजिया आपा छठी का परवाना दे देंगी। अरे छोड़ो तुम्हें क्या पता, काजल ने सूटकेस को ताला लगाते हुए कहा। खूब, अभी पता चल जाएगा। वो देखो नाहिद चली जा रही है। छोड़िए, मैं खुद रहना पसंद नहीं करती। माहिरा अपने कमरे की तरफ चली गई। लाहौल विला को माहिरा की तबीयत एकदम मुकद्दर हो गई। रजिया आपा उसके कमरे की तरफ चली आ रही थी। उसने उठकर अपने कमरे का दरवाजा भीड़ दिया। उसे बेसख्ता उबकाई आ रही। उन्हें अपने करतूत ऐसे और चली हैं दूसरों को दर्स देने। शादीशुदा लड़कियों का होटल में रहना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि लड़कियां पढ़ने के बजाय बहुत सारी दूसरी बातों में उन्हें अपने गिरबान में मुंह डालकर नहीं देखती। माहिरा ने अपने कमरे की चीजें समेटते हुए जाती हुई रजिया आपा को देखा। इसकी बड़ी बड़ी डोलती हुई आंखों में सारे जहां की फारुत सिमट आई थी।